दोस्तों नमस्कार, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सबके लिए बेहतरीन वीडियो लाया करते हैं, शानदार वीडियो लाया करते हैं। आज हम जीव विज्ञान के एक बेहतरीन, बिंदास और शानदार क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम सुलझाएंगे तमाम उलझे हुए सवालों को। आपके ऐसे सवालों का उत्तर लेकर के आए हैं जो आपके दिल और दिमाग में रहते हैं, लेकिन आप उसको कह नहीं पाते, पूछ नहीं पाते। और ऐसा चैप्टर, ऐसा टॉपिक जिसको टीचर भी पढ़ाने में क्लास में शर्माते हैं। तो अगर हमें जानकारी हासिल करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें विशेषज्ञ बनना है आगे चल करके, तो क्यों ना हम अभी से क्लास को बारीकी से पढ़ें और हम क्यों ना बारीक जानकारियों को जो आपके चैप्टर में दिया गया है उसे बेहतर तरीके से बताएं। इन तमाम जानकारियों के साथ मैं उपस्थित हूं आपका क्लास लेकर के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष। मानव में ये दो जातियां हैं और दोनों जातियों में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी स्त्री जनन तंत्र। स्त्री में, महिलाओं में जो जनन करने का तंत्र होता है वो तंत्र किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से काम करता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपके सामने दो डायग्राम बने हुए हैं। ये जो है स्त्री जनन तंत्र की बाह्य संरचना है और ये संरचना स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों को पढ़ेंगे और अपने मन के सारे डाउट को आज हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो संरचना देख रहे हैं ये फीमेल की यानी स्त्री की यानी महिला के जनन तंत्र की बाह्य संरचना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्त्री का जनन तंत्र है इसका काम क्या है। तो देखिए, स्त्री का जो जनन तंत्र है इसका खास करके 3 काम है। आप पूछेंगे कौन कौन 3 काम? तो देखिए, पहला काम है मूत्र का त्याग करना, मूत्र त्याग करना, ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चे पैदा करना। और तीसरा क्या है? मासिक धर्म का स्त्राव करना। ये 3 काम है। पहली बात मैं बता दे रहा हूं, हंसना मुस्कुराना बंद करिए। ये ऐसे चैप्टर हैं जो हैं तो बड़े संवेदनशील लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। अगर आप शर्माए तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। यदि आप शर्म करेंगे तो इसको विधिवत और गहराई से और मतलब डीपली सीख नहीं पाएंगे। यदि आपको डीपली सीखना है तो कलेजा थाम कर बैठिए, मन को बांध कर बैठिए और मैं आपको बता रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बाह्य जननांग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले देखिए, संरचना में ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पूरा क्षेत्र मोन्स प्यूबिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मोन्स प्यूबिक कहलाता है। ये जो इसमें संरचना दिखाई दे रही है ये होते हैं हेयर। ये जो हेयर है ये है, इस पार्ट की सुरक्षा भी करते हैं। हम इसको आगे जानकारी देंगे जब और डिटेल में चैप्टर को पढ़ाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं, लिखा हुआ है क्लाइटोरिस। ये जो क्लाइटोरिस है, तो ये जो पूरी संरचना है, इस संरचना में देखेंगे तो ये है पूरा क्षेत्र जो भग या योनि के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे ऊंचे की ये जो संरचना है एक उभार होता है, मटर के दाने जैसी संरचना होती है। उभरा हुआ एक पार्ट होता है कोने पर, जो ये दोनों पार्ट को ऊंचे एक स्थान पर एक केंद्र में जोड़ता है। उसी स्थान पर उभरा हुआ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही हम कहते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं भग सेफ। भग शिश्न भी इसको कहा जाता है, कोई कोई भग शिश्न भी कह देते हैं, क्योंकि ये उभरी हुई शिश्न जैसी संरचना होती है। उसके बाद में ठीक नीचे यह संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है या यूरेथ्रल ऑफिस कहलाती है। ये यूरेथ्रल ऑफिस क्या होती है? देखिए, जो महिला होती है उस महिला में 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र ये होता है और एक छिद्र ये होता है। तो दोनों छिद्रों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यद्यपि इस छिद्र की बात करें तो ये छिद्र यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑफिस कहलाता है, जिसका काम सिर्फ एक होता है। क्या? महिला इस छिद्र के माध्यम से मूत्र का त्याग करती है। बात समझ में आई? अब ठीक उसके नीचे देखेंगे
तो एक एक दूसरा छिद्र है। अब इस क्लाइटोरिस के बाद में देखेंगे एक ये बड़ी वाली संरचना, ये बाहर से जो होठ जैसी ओष्ठ जैसी संरचना दिखाई देती है, इसका नाम है भगोष्ठ। तो भगोष्ठ मतलब भग में ओष्ठ जैसी संरचना को ही भगोष्ठ कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएं हैं, एक ये संरचना दिखाई दे रही है आपको और एक ये संरचना दिखाई दे रही है। तो एक इसको और एक इसको अलग अलग हम देख रहे हैं, तो इसका अलग अलग नाम भी है। जो ये बाहर के होठ जैसी संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा को हम कहते हैं हिंदी में बृहद भगोष्ठ। क्या कहते हैं? बृहद भगोष्ठ। क्लाइटोरिस को मैंने भी कहा था कि भग सेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? भग सेफ। अब देखेंगे ये लेबियम मेजोरा जो बृहद भगोष्ठ है, ये एक बड़ी संरचना होती है। यद्यपि यदि बाहर से संरचना को देखा जाए तो लेबिया मेजोरा जो है ये पूरे इस संरचना को अर्थात स्त्री जनन अंग को बाहर से ढकने का काम करे रहती है, यानी बाहर से ढके रहती है। अब इस बाहर से ढके हुए लेबिया मेजोरा के अंदर के भाग को देखें तो एक और संरचना आपको मिलती है जो इस संरचना से कुछ छोटी संरचना होती है। इस संरचना को यदि हम देखेंगे, ये जो संरचना है, इस संरचना को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का मतलब होता है कि लघु भगोष्ठ। हिंदी में क्या कहते हैं? लघु। लघु मतलब छोटा, भगोष्ठ मतलब भग में ओष्ठ जैसी संरचना। अब देखिए ये लेबिया मेजोरा है, इसमें बृहद भगोष्ठ है, ये लेबिया माइनोरा है, ये लघु भगोष्ठ है, यानी ये बड़ी संरचना है और ये छोटी संरचना है। ये दोनों संरचना क्या करती हैं? अंदर जो ये छिद्र होते हैं, छिद्र जैसी संरचना को ढकने का काम करे रहती हैं। अब इसमें यदि हम बात करें ये छिद्र क्या है, तो हम आपको भी बता रहे थे कि क्लाइटोरिस है। इस क्लाइटोरिस के ठीक नीचे ये दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। इन दोनों छिद्रों का अपना अलग वैल्यू है, अपना अलग महत्व है, अपना अलग कार्य है। आइए हम दोनों छिद्रों को बारी बारी से देखते हैं। ये देखिए क्लाइटोरिस के ठीक नीचे का जो ये छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपनिंग ऑफिस या यूरेथ्रल ऑफिस। तो ये ऐसी ऑफिस है, ऐसा ओपनिंग है, ऐसा छिद्र है जिसके माध्यम से महिलाएं मूत्र का त्याग करती हैं। जो फीमेल होती हैं मूत्र का त्याग इसी छिद्र के माध्यम से करती हैं, यूरिन इसी से पास करती हैं। और ठीक इसके नीचे एक ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये भी छिद्र जैसी संरचना है। इस संरचना को यदि हम देखें तो ये संरचना ही कहलाती है क्या? वेजाइनल ओपनिंग। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ऑफिस। यह ऐसी ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से मैंने अभी आपको बताया था कि दो काम होते हैं। जब ये माँ प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है और जन्म का समय आता है, तो बच्चा इसी छिद्र के माध्यम से बाहर आता है, यानी शिशु का इसी छिद्र के माध्यम से जन्म होता है। तो यह छिद्र है, इसका दो काम है, बच्चे पैदा करना और दूसरा मासिक धर्म का स्त्राव करना। जब महिला में एमसी की प्रॉब्लम होती है तो एमसी की प्रॉब्लम एमसी इसी के माध्यम से क्या होती है? रिलीज होती है। दो हो गया। बाकी मूत्र का त्याग करने का काम मैंने आपको बताया ही है कि यूरेथ्रल ओपनिंग ऑफिस करती है या यूरेथ्रल ऑफिस करती है। आप देखिए इसके ठीक नीचे, अब यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी मिथ है। लोग कहते हैं कि महिलाओं में या लड़कियों में यदि हाइमन यानी सील, इसको क्या कहते हैं? सील, और यदि कोई अविवाहित लड़की है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी विसंगति समाज में व्याप्त है कि यदि लड़की की सील टूटी हो तो वो संभोग की क्रिया पहले कर चुकी है। यह बात बिल्कुल गलत है। मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि संभोग के क्रिया के बाद ही यह सील टूटे। इस सील के टूटने के कई कारण हो सकते हैं, उसे हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सील है क्या। तो सील क्या है? एक पतला आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है। ये आवरण क्या करे रहता है? ये आवरण जो है
ये वेजाइनल ओपनिंग को ढके रहता है, पूरी तरह से वेजाइनल ओपनिंग को ढके रहता है। इस चित्र में देखिए 5 प्रकार के हाइमन दिखाए गए हैं, 5 प्रकार की सील दिखाई गई है। नंबर 1 में यदि आप देखेंगे तो नंबर 1 में ये सील पूरी तरह से योनि छिद्र को ढके हुए हैं, यानी वेजाइनल ओपनिंग को ढके हुए हैं। दूसरे में देखेंगे तो इसमें जो हाइमन है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। तीसरे में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा और अधिक टूटा हुआ हाइमन दिखाई दे रहा है, सील टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथे में यदि आप देखेंगे तो तमाम छोटे छोटे छिद्र हैं, यानी अधिक टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और 5वें चित्र में आप देखिए तो हाइमन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो क्या यह एक घटनाक्रम के आधार पर होता है? तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी आपको देते हैं। देखिए, जब कोई लड़की 1 से 8 वर्ष की होती है, पहले चित्र को ध्यान में रखिए, 1 से 8 वर्ष की जब कोई लड़की होती है, उस लड़की के जनन अंग में जो यह मूत्राशय के नीचे वाला ये जो छिद्र होता है ये पूरी तरह से ढका होता है, क्योंकि 1 से 8 साल की लड़की में किसी भी प्रकार का मासिक स्त्राव तो होगा नहीं। और जब मासिक स्त्राव नहीं होगा यानी 1 से 8 साल की बच्ची बच्चा को भी तो नहीं पैदा कर सकती ना, इसलिए इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पूरी तरह से हाइमन से कवर्ड रहता है। इसीलिए पहले चित्र में आपने भी देखा है कि पूरी तरह से हाइमन से यह छिद्र कवर्ड है। समझ गए? अब देखिएगा, दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि 9 से 12-13 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों में यह हाइमन थोड़ा सा टूट जाता है। और क्यों टूट जाता है? क्योंकि 12, 13, 14 साल की उम्र में मासिक चक्र, मासिक स्त्राव, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो जो मासिक धर्म है उसका बाहर आना जरूरी है, और बाहर आने के लिए इस पतली सी परत या आवरण का टूटना तो आवश्यक है ही है, और वो टूट जाता है और ऋतु स्त्राव या मासिक चक्र या मासिक स्त्राव बाहर आता रहता है, बाहर आता रहता है। तो देखिए, आंशिक रूप से टूट गया। यानी दूसरा में हमने क्या बताया है, 9 से 12-13 साल की उम्र में हाइमन क्या होगा, थोड़ा सा टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। अब बताओ, थोड़ा सा क्रैक हो गया, टूट गया, क्यों? क्योंकि मासिक स्त्राव को बाहर निकलना है। अब बताओ, अगर यह ना टूटे तो क्या होगा? क्या मासिक स्त्राव बाहर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो दिक्कत पैदा हो सकती है। और इसके बाद में हम देखें तीसरा डायग्राम, अभी आपने जो देखा है, तो तीसरा डायग्राम क्या है, 14-15 से लेकर के 18 या 19 साल की लड़कियों में यह थोड़ा सा और अधिक टूट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके ये जो वेजाइनल पार्ट होते हैं ये उसके रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी होने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जननांगों का विकास होने लगता है पूरी तरह से। तो उस समय आप देखेंगे तो ये जो हाइमन है, ये हाइमन उस दूसरे संरचना की अपेक्षा और ज्यादा टूट गया हुआ है ना। तो यहाँ पर भी बताइए, हाइमन के टूटने का क्या कोई सेक्स से, संभोग से लेना देना है? यद्यपि मैं ये नहीं कहता, मान लिया किसी लड़की में ये जो आवरण है, ये जो हाइमन है, ये जो सील है, ये पाई जा रही है या थोड़ी सी टूटी है, आंशिक टूटी है, और उस समय अगर इंटरकोर्स हुआ यानी उस समय यदि संभोग की क्रिया हुई तो वो और अधिक टूट सकती है, और उस समय उसके टूटने से ब्लीडिंग आ सकती है। तो यह हो सकता है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने बताया कि अब इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा टूट जाता है। चौथे डायग्राम में आपने क्या देखा है, चौथे डायग्राम में देखा है कि उसमें कई छिद्र हो जाते हैं और पूरी तरह से मासिक स्त्राव बाहर इसी छिद्रों के माध्यम से आने लगता है। ये उम्र क्या होती है, 18-19 साल से लेकर के 21-22 साल की उम्र में होता है। और पांचवा हम अगर हम देखें तो पांचवे में देखिए, जो सील है 22-23 साल की उम्र में ये सील पूरी तरह से टूट जाता है, ये हाइमन पूरी तरह से टूट जाता है, और ये छिद्र बिल्कुल फुल्ली ओपन हो जाता है। यह किसी भी प्रकार के आवरण से अब ढका नहीं रह जाता, मतलब हाइमन से अब ढका नहीं रह जाता है, अब हाइमन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो हाइमन यानी सील के टूटने की जो मिथ है मैंने समझाने की कोशिश किया। उसके अलावा साइकिल चलाने से, घुड़दौड़ करने से, दौड़ने से, तमाम मेहनत का काम करने से, एक्सरसाइज करने के कारण भी ये जो सील है, ये हाइमन है, ये टूट सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पहले लोग कहते थे कि जो है शादी विवाह में संभोग की क्रिया के दौरान यह सील टूटता है। तो मैं आपको बता दूं,
पहले के लोग जागरूक नहीं थे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले के लोग जागरूक नहीं थे, पहले के लोग छोटी उम्र में ही बच्चियों की शादियां कर दिया करते थे और बच्चियों का शरीर संभोग करने के लिए, मैथुन करने के लिए तैयार नहीं होता था, शारीरिक विकास नहीं हुआ होता था। और वो समय जब कोई संभोग की क्रिया होती थी तब तो सील का टूटना लाजमी ही था, क्योंकि उस समय जाहिर सी बात है कि सील, इस छिद्र को जिसके द्वारा इंटरकोर्स होता है, जिसके द्वारा संभोग की क्रिया होती है, ये छिद्र पूरी तरह से बंद रहता रहा होगा और जब इसमें इंटरकोर्स होता रहा होगा तो ये सील, इस परत का टूटना लाजमी रहा होगा। वैसे भी ये बिल्कुल सरल ऊतकों से बनी हुई एक परत होती है, इसको टूटने में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पढ़ना है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। उन दिनों जब अल्पायु में बच्चियों की शादी होती थी और उनके साथ में जब शारीरिक संबंध बनाया जाता था उनके पतियों द्वारा, तब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी और तब ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी चीजें कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन अब जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन अब एजुकेट हो रही है, सारे बच्चे पढ़े लिखे, मेंटेन, वेल एजुकेटेड हैं। ऐसे कपल्स में अब ऐसी बातें नहीं रह गई हैं। आज ये बात सुनने में बहुत कम आ रही होगी, तो आप लोग भी होशियार हैं, आगे चल करके ऐसा कोई बखेड़ा मत खड़ा करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, क्लास इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। अब सील 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 हाइमन हाइमन मत चिल्लाइएगा, बात खत्म, सो की सीधी बात। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखिए, ये अनस है, इसको हम कहते हैं गुदा द्वार, इसका नाम है हिंदी में गुदा। अब इसका संबंध होता है पाचन तंत्र से, इसका संबंध होता है जनन तंत्र से। ये जनन तंत्र की जो संरचना है मैंने बाह्य आपको बता दिया है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हाइमन मैंने बताया, वेजाइनल ओपनिंग बताया, इसको वेजाइना भी कह सकते हैं, और लिबिया माइनोरा मैंने बता दिया, लिबिया मेजोरा मैंने बता दिया, और ये क्लाइटोरिस मैंने बता दिया, ये जो हेयर होते हैं बता दिया, मोन्स प्यूबिक बता दिया, और हमने दोनों छिद्रों का कार्य मैंने बता दिया। पहले का है मूत्र त्याग करना और दूसरे का है बच्चा पैदा करना और मासिक धर्म का स्त्राव करना। और इसी छिद्र के ऊपर पाया जाता है हाइमन, जो कभी भी टूट सकता है, टूटने का क्रम भी मैंने बता दिया है। इस छिद्र को कहते हैं क्या? मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑफिस कहते हैं। अब इसमें देखिए, क्लाइटोरिस जो है इसको भक्षेप कहते हैं, ये ऊंचे कुंभिका जैसी संरचना होती है, उठी हुई संरचना होती है। और दूसरा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इधर देखिए, इधर मैंने जो बना के रखा है ये है क्या? आंतरिक संरचना है। जो इधर आप देख रहे हो, इसी के अंदर की संरचना यदि देखें तो इस तरह से दिखाई देगी। इसको हम कहते हैं क्या? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यह है इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह आंतरिक जननांग है और यह है बाह्य जननांग। दोनों मैंने इसलिए बना के बता दिया है, इसमें कुछ रहस्य दूसरा है, इधर रहस्य कुछ दूसरा था। इधर का जो रहस्य है वो रहस्य मैंने आपको बताया कि इससे मूत्र त्याग होता है और मासिक धर्म आता है। बच्चे पैदा करने की घटनाएं आगे इन अंदर किस तरह से होती हैं, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। क्या है ये? आंतरिक संरचना है। किसकी? स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना है। स्त्री जनन तंत्र किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है ना, महिलाओं में पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं? यूटेरस। यूटेरस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता होती है या स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं गर्भाशय। अब देखिए, यूटेरस की संरचना कुछ इस तरह से है, नाशपाती जैसी इसकी संरचना होती है। नाशपाती जैसी संरचना होती है। अब क्या आपको लग रहा है? मैं नहीं जानता, लेकिन ये आंतरिक संरचना है। इसमें देखिए एक जोड़ी ट्यूब पाई जाती है। ट्यूब मतलब नलिका। ये नलिका देखिए, ये नलिका देखिए। इस नलिका को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में कहते हैं डिंभ वाहिनी या अंड वाहिनी। डिंभ या अंड का मतलब होता है अंडाणु, वाहिनी का मतलब होता है ले जाने वाली। ऐसी नलिका जो ओवरी से अंडाणुओं को ले जाती है, उस नलिका को कहते हैं डिंभ वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। बात खत्म। अब देखिए, अगर फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो हो गई, एक जोड़ी हो गई, तो उसके ठीक नीचे देखिए ये जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना भी एक इधर और एक इधर, दो है कि नहीं है?
तो एक जोड़ी ये संरचना भी है, इस संरचना का नाम है ओवरी। ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, बहुत मजेदार बात है, बहुत जबरदस्त बात है, इसको समझना है आपको। अंडाशय क्या होता है? पहली बात तो अंडाशय मतलब ऐसा स्थान जहां पर अंडे उपस्थित होते हैं। तो स्त्रियों के जननांग में, आंतरिक जननांग में ऐसी संरचना जहां पर अंडे उपस्थित होते हैं, इनके द्वारा निषेचन होता है, समय समय पर 1 महीने में एक बार रिलीज होते हैं। तो उन अंडों के रहने के स्थान को पूरा हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। मतलब अंडाणु जहां रहते हैं उसे ही कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। अब देखेंगे ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये संरचना है सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब होता है गर्भाशय ग्रीवा। यहाँ पर ये गर्भाशय है। इस गर्भाशय के ठीक नीचे ये थोड़ा सा पतली हो गई है। इस संरचना को देखेंगे तो ये ग्रीवा जैसी संरचना हो गई है, इसीलिए इसको कहते हैं सर्विक्स। मतलब ये सीधे जा करके और कहाँ जुड़ जाएगी? ये जुड़ेगी वेजाइना से, वेजाइनल ऑफिस से जुड़ जाएगी। ये सब नली ही है। यहाँ पर भी बता दूं, ये अंदर जाकर के नली जैसी संरचना बना लेती हैं। ये सब ये बाहर की संरचना मैंने बताया है। इसमें भी देखिए ये बाहर की जो संरचना दिखाई दे रही है, बाहर से आपको एक छिद्र दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाकर के हो जाएंगी नली। ये सारी नलिका युक्त संरचनाएं हैं, ये इतना याद रखिएगा। ऐसी संरचनाएं हैं, नलिका युक्त संरचनाएं हैं। तो ऐसे ही ये भी एक नलिका युक्त संरचना है, इसको कहते हैं सर्विक्स। अब देखिएगा सर्विक्स के ठीक नीचे पाया जाता है वेजाइना। ये है वेजाइना, और ये वेजाइना के ऊपर यहीं पर ही क्या हाइमन ढका रहता है। और जब शरीर का विकास होता है उसके साथ साथ में हाइमन टूटता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हाइमन पूरी तरह से नष्ट होता है ना। अब क्या होता है? इसी मार्ग से होता है इंटरकोर्स। मतलब यदि मेल और फीमेल में संभोग हो रहा है, सेक्स हो रहा है, तो उस समय इस वेजाइना में, इस योनि में पुरुष का जो प्राइवेट पार्ट है जिसको हम पेनिस कहते हैं, उसका इंटरकोर्स इसी में होगा, इसी में उसको इंटर करेगा। और इसके बाद में पुरुष के जनन अंग से निकलेंगे क्या? शुक्राणु। और वो शुक्राणु अंदर जाएंगे। उसकी घटना हम ला करके दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें सिर्फ संक्षिप्त परिचय में लेकर के आया हूं। इसके अलावा भी जबरदस्त और जिंदाबाद वीडियो लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए कि दौड़ के आ जाएं चैनल पर। और बड़ी बिंदास क्लास चल रही है, ये करने से हमको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा हमको ऊर्जा मिलेगी और हम आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे और इस तरह से बताएंगे कि आपके दिल और दिमाग में घुस जाएगा, फिर कभी निकलने का नाम नहीं लेगा। आप अगर चाहेंगे कि हम भूल जाएं तब भी आप भूल नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। किसकी गारंटी है? हमारी गारंटी है, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की गारंटी है। तो देखिए हाइमन इसको ढके रहता है। बाकी इंटरकोर्स और जो संभोग की क्रिया है वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तो जरूर समझाएंगे। क्योंकि देखिए ये अंडाशय है भैया। अंडाशय में एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक जो लड़की है, एक जो लड़की है, लड़की भी शुद्ध नहीं लिख पा रहे, एक जो लड़की है, इस लड़की के जीवन में जितने अंडों की आवश्यकता है, सारे अंडे लड़की जब अपने माँ के गर्भ में रहती है तभी उन सारे अंडों का निर्माण हो जाता है। और वो सब भरे रहते हैं किसमें? ओवरी में भरे रहते हैं, अंडाशय में भरे रहते हैं। इसका मतलब ये आप पूछोगे सर इसका मतलब कि लड़की में अंडे पहले से ही तैयार रहते हैं? बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं, बने रहते हैं। तैयार तो बाद में होते हैं, उसे ही तो बता रहा हूं। ये सारे अंडे इसमें भरे रहते हैं। और जब लड़की में शुरू होता है क्या? मासिक स्त्राव, ऋतु स्त्राव, यमसी का जो सिस्टम है वो जब प्रारंभ होता है उसी समय ये अंडे परिपक्व होते हैं। मतलब ये अंडे जब परिपक्व होते हैं, रेडी होते हैं, तभी मासिक स्त्राव शुरू होता है। और जब तक ये अंडे बिल्कुल बाहर आने के लिए रेडी नहीं होते हैं, निषेचन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक के लिए ऋतु स्त्राव नहीं होता है। 12-13 साल की उम्र में ऋतु स्त्राव शुरू हो जाता है, हाइमन टूट जाता है, वो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो समझिएगा यहाँ पर मैंने बताया पहले से ही अंडे तैयार रहते हैं और एक जोड़ी इस गर्भाशय में, एक जोड़ी अंडाशय में, दोनों तरफ अंडे रहते हैं। और अंडे 12-13 साल की उम्र में परिपक्व होते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? 1 महीने में एक अंडा इधर से रेडी होकर के
बिल्कुल प्रिपेयर होकर के, मेच्योर होकर के निकलेगा और इधर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। कैसे क्या करेगा हम आपको बाद में बताएंगे। अब क्या होगा, अगर यहाँ से इंटरकोर्स होता है, अगर सेक्स होता है और यहाँ पर पुरुष अपने स्पर्म को रिलीज करता है, शुक्राणुओं को रिलीज करता है, तो शुक्राणु इसमें आएंगे और आकर के इस अंडे से क्या करेंगे, निषेचन करेंगे और निषेचन के बाद में इसमें गर्भ धारण हो जाएगा। और अगर ये शुक्राणु नहीं आए, इंटरकोर्स नहीं हुआ या शुक्राणु इसमें रिलीज नहीं किए गए, तो ये अंडाणु यहाँ इंतजार करने के बाद में नष्ट हो जाएंगे और अपने साथ में कुछ रक्त के परतों को, थक्कों को, रक्त के और अवशेषों को लेकर के और बाहर निकल जाएंगे। ये घटना 1 महीने में एक बार होती रहती है। इसे ही कहते हैं मासिक चक्र, मासिक धर्म का आना। और ये कब शुरू होता है, 12-13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर 12-13 साल में लड़की के साथ में अगर सेक्स हो और शुक्राणु रिलीज कर दिए जाए तो क्या वो गर्भवती हो सकती है? यस, वो हो सकती है, क्योंकि 12-13 साल में एक लड़की में माँ बनने की क्षमताएं धीरे धीरे पैदा होने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। तो 1 महीने में इधर से एक अंडाणु निकलेगा, दूसरे महीने में इधर से निकलेगा, फिर अगले महीने में इधर से, फिर 1 महीने में इधर से, मतलब ऐसे क्रमशः एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, ये है अंडाणु निकलते रहेंगे और मासिक धर्म का क्रम चलता रहेगा। और उसी बीच शुक्राणु यदि आते हैं तो उनका होगा समागम, वो करेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। इसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा, इसके बाद वो डेवलप होकर के क्या बनेगा, शिशु बनेगा, बालक बने या बालिका बने, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे ही जबरदस्त वीडियो ला करके आपके बीच में हमने पहुंचाने का काम किया, जो चीजें थी उसको बताने का प्रयास किया। इसी तरह से अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे, बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद वीडियो। आज के इस अंक में बस इतना ही, आपके सारे डाउट को क्लियर करने का काम किया। यदि किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपके सारे डाउट का लाएंगे सोल्यूशन। लेकिन एक बात कहूंगा, शर्माना नहीं, मुस्कुरा के पढ़ना, जिंदा दिल होके पढ़ना, मरे मरे मत पढ़ना, और मजा आएगा पढ़ने में। इस तरह से पढ़ लो कि दूसरे को पढ़ा सको। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ पाए कि दूसरे को पढ़ा सके तो समझ लो आप नहीं पढ़ पाए। आपके जहन में जब ढंग से आ जाएगा तो आप आसानी से दूसरे को बताएंगे। कोई जरूरी नहीं कि यही चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो सकता है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान का कोई भी चैप्टर हो सकता है। आपके सारे चैप्टर अगर मन लगाकर पढ़े गए तो वो दूसरे को जरूर बताए जा सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।